और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब आपको यूजुअली देखो क्या होगा क्वेश्चंस में ना, लाइक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अब ज़्यादातर क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। तो कुछ कुछ में नहीं देगा बट ज़्यादातर में वो दे देगा। तो लाइक पहला स्टेप जो होता है ना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको लाइक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाली एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। फॉर्मेट मैं तुम्हारे को भी दिखाने वाला हूँ, कौन सा फॉर्मेट में यूज़ कर रहा हूँ उसको तुम नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो। फॉर्मेट में अभी तुम्हारे को दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ सरप्लस से, ठीक है। तो सरप्लस हमें पहली आइटम गिवन है, ये तुम्हारे पास करंट एसेट है। देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, ठीक है। डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है ना, इसका डिफरेंस लेके हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोल सकता है, वो कभी कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल सकता है, दोनों का मतलब सेम रहेगा। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, ये आपका बाद में यूज होगा, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट वाला जो स्टेप होता है ना, और इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वाला जो स्टेप होता है वहाँ पे। आउटस्टैंडिंग रेंट सेम करंट लाइबिलिटी। गुडविल का याद रखना, गुडविल अगर आपकी कम हो रही है तो एमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर गुडविल आपकी बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। तो ध्यान रखो भाई, ये गुडविल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गुडविल का क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए। अब हमारे केस में देखो 2024 से 25, तो गुडविल आपकी देखो पहले 38 थी, अब 30 है, ये गिर गई। 38 से 30 मतलब गिर गई, तो ये एमोर्टाइजेशन है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अगेन आपका बाद में जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट वाला स्टेप जो होता है। ट्रेड पेबल आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को ट्रेड पेबल बोलता है। अगर कोई पूछेगा भाई ट्रेड पेबल क्या है, या वाइवा में पूछ ले, वाइवा में आ गया ट्रेड पेबल, टीचर ने पूछ लिया ओरली, तो तुम बोलोगे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, फॉर्मेट तुम देख लो भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से क्या क्या करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो भी मैंने यहाँ लिखे नहीं, ये मोस्ट कॉमनली आपको पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में। डेप्रीसिएशन, गुडविल, एमोर्टाइजेशन जो होती है गुडविल की, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, ठीक है। ये लेस क्या होती है, फायदे की चीजें, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट इनकम, ये फायदे की चीजें लेस होती है। उल्टा चलता है स्टार्टिंग में ना, क्वेश्चन आपका उल्टा चलता है। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद आपको स्टेप करना होता है इंक्रीज डिक्रीज वाला, ठीक है, कि करंट एसेट का इंक्रीज है या डिक्रीज है अकॉर्डिंग। अब यहाँ से ना आपका आंसर सीधा चलता है, सीधा इन द सेंस कि मान लो जैसे मान लो तुमने करंट एसेट बेची, स्टॉक बेचा, तो पैसा आएगा ना, तो ऐड, तो स्टॉक बेचा तो स्टॉक कम हो गया ना, डिक्रीज इन करंट एसेट हो गया। तो यहाँ से सीधा थिंक करोगे तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कैश आ रहा है, ठीक है। अब लेस क्या होता है, लेस जैसे मान लो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को इसने बोला लेस, तो क्यों भाई, मान लो तुमने कोई कर्जा चुकाया, तुमने कोई शॉर्ट टर्म लोन चुकाया, तो तुम्हारा डिक्रीज हो गया, करंट लाइबिलिटी तो गिर गया। लेकिन क्यों गिरा, क्योंकि तुमने पैसे किसी और को दिए, तो पैसे का तो आउटफ्लो हो गया ना, तो इसलिए लेस। तो ये करके आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट में आएगा इनकम टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे देखेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको मोस्टली ये नहीं करना होता, बट अगर कहीं पर आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो ब्रैकेट में यूज्ड वर्ड लिखते हैं, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मेक श्योर करना नेगेटिव आया तो ब्रैकेट लगाना है तुम्हारे को यहाँ पर भी, और यहाँ पे यूज वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम लोग यूज करने वाले हैं। फॉर्मेट अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट कॉमन आइटम्स जो आपको क्वेश्चंस में आएंगी वही चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं। तो फॉर्मेट नोट डाउन करो, स्टार्ट करते हैं, इसी की हेल्प से इसको देखकर ही हम लोग अपना आंसर्स करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे सरप्लस को ही हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें गिवन ही नहीं है, जो अपना ट्रांसफर टू रिजर्व डिविडेंड वगैरह वाले पॉइंट थे वो गिवन ही नहीं है। तो ये 20,000 आपका जो सरप्लस था वही आपका 20,000 कैसे आया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कुछ भी जैसे भी समझा हुआ लिखेंगे। डेप्रीसिएशन कैसे आएगा भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन देखो 40,000 माइनस 30,000 वाला पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा लाइक 10,000, तो मैं ये बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है, मैं बाहर ही लिख देता हूँ। गुडविल भी 8,000 का डिफरेंस है, तो 38,000 माइनस 30, मैंने बताया गुडविल गिरी तो एमोर्टाइजेशन, बढ़ी तो इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये 8,000 भी मैंने बाहर लिख दिया। तो ये कर कर आके नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग कर कर आके आपका जो आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको बोलेंगे, तो 38,000। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल वाला पॉइंट देखो, ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना था भाई, क्वेश्चन में देखो भाई, ट्रेड रिसीवेबल हमारा था पहले 31, फिर हुआ 25, देखो 31,000 से वो 25,000 हो गया, 31,000 से वो हो गया 25,000। अब मुझे एक बात बताओ, देखो पहले मान लो तुम्हारे पास स्टॉक था 31,000 का, मान लो स्टॉक, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए मान लो तुम्हारे पास स्टॉक है, क्योंकि करंट एसेट है ना, तो स्टॉक पहले ज्यादा था,
अब कम है तो तुमने स्टॉक बेचा ही होगा, तो स्टॉक बेचा होगा तो पैसा आया होगा, ठीक है, तो पैसा आया है तो प्लस, ठीक है, आया समझ कैसे हमने ये फिगर निकाली। प्रीपेड इंश्योरेंस को भी मान लो स्टॉक है, ठीक है, इसको भी स्टॉक मान लो, इसका भी डेटा देख लेते हैं क्या गिवन है, 2000 और 1000, मान लो पहले 2000 का स्टॉक था, अब 1000 का रह गया, तो ये जो 1000 का इसका मतलब तुमने बेचा तो पैसा आया होगा ना, तो 1000, मैं समझाने के लिए हर जगह स्टॉक बोल रहा हूँ, ये स्टॉक नहीं है, ठीक है, ये तो समझने के लिए कि भाई प्लस क्यों हो रहा है, सिर्फ वो चीज़। अच्छा, अब इन्वेंट्री, रेंट और ट्रेड पेबल मैंने लेस में लिखा, क्यों हो रहा है विद रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा। इन्वेंट्री देखो पहले 60 की थी फिर 80 की हो गई, अब ध्यान से देखो, पहले 60,000 की इन्वेंट्री थी, अब 80,000 की इन्वेंट्री होगी। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पे स्टॉक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, पहले 60,000 का था, अब 80,000 का, तो तुमने खरीदा होगा ना, तो बढ़ा कैसे, तुमने खरीदा होगा, तो बढ़ा कैसे, क्योंकि हमने खरीदा, खरीदा तो पैसा तो बाहर गया होगा ना, तो नेगेटिव, कैश का तो आउटफ्लो हुआ होगा, तो 20,000 आपका हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। सेम चीज रेंट है, रेंट को भी ना स्टॉक समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये जो रेंट है ये आपका आउटस्टैंडिंग वाला है, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, मैं तुम्हें करंट लाइबिलिटी का अलग बताता हूँ, ठीक है। ये इसका डेटा देख लेते हैं, ये 21 से 12 हुआ है, 21,000 से 12,000 हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पे कर्जा था 21,000 का, फिर तुम्हारे पे कर्जा हो गया 12,000 का, क्यों हो गया, क्योंकि तुमने कर्जा चुकाया होगा। कर्जा कम क्यों होता है, क्योंकि हमने कर्जा चुकाया होगा, तो चुकाया है तो पैसा तो बाहर गया होगा, ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है, 9,000 का बाहर चला जाएगा डिफरेंस। आया समझ की नहीं आया कैसे हम फिगर्स निकाल रहे हैं। ट्रेड पेबल भी भैया चेक करो, इसका डेटा तुम्हारे को गिवन है 19 से 13, तो पहले 19,000 था फिर 13,000 हुआ, तो जाहिर सी बात है कम क्यों हुआ कर्जा, क्योंकि हमने कर्जा चुकाया होगा, तो नेगेटिव 6,000 नेगेटिव। ये सब कर कर आके तुम्हारा वैसे आता आंसर है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बट क्योंकि और कुछ डेटा है ही नहीं आगे का, तो यही हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो 38,000 तक मैंने ये ऐड कर दिया था, उसमें ये 7,000 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आएगा 45, 45 में से 20 हटाएंगे तो आएगा 25, 25 में से मैं 9 हटाऊंगा तो आएगा 16, 16 में से 6 हटाऊंगा तो आएगा 10। तो ये मेरा आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन है। आपको देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम चाहिए, लेकिन हमें क्या गिवन है, आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आफ्टर है ना, तो इसको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, जब भी पूरे क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही बार गिवन हो, यही आपका करंट ईयर होता है, यही आपका प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है, ये दोनों मान लिया जाएगा अगर एक ही बार गिवन है तो। नीचे इनकम टैक्स रिफंड है, इसको तुम्हारे को ऊपर भी भेजना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स निकालते टाइम भी ये यूज होगा, और लास्ट में माइनस भी करते हैं, जब इनकम टैक्स पेड करते हैं ना, लास्ट स्टेप होता है, वहां पर भी इसको करेंगे, तो ये दो जगह जाएगा, ये 2 प्लेसेस पे जाएगा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर ये फाइनल डिविडेंड पेड है, ये ऊपर वाला जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में। डेप्रीसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लॉस ऑन सेल भी सेम है, पेटेंट्स एमोटाइज भी सेम है, ये तीनों इकट्ठे जाएंगे। गेन ऑन सेल भी इनके साथ जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, फॉर्मेट तुम्हारे को मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो ये फॉर्मेट हम लोग यूज करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में से यहीं तक आ जाएगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है ना, इसके बाद ये इंक्रीज डिक्रीज वाला तो करना नहीं पड़ेगा, सीधा हमारे को ये लेस वाला स्टेप हमारे को करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में से रेलेवेंट चीजें मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिख ली हैं, तो सीधा स्टार्ट करते हैं भाई। नेट प्रॉफिट देखो, अब आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2,15,000 रुपए, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ, 2,15,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने बताया वही आपको एक ही बार गिवन है ना, तो यही करंट ईयर है, यही प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा 45,000, आप चाहो तो इसको बाहर लिख दो। डिविडेंड पेड मेरे पे गिवन है 50,000, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। और टैक्स का जो रिफंड है वो 30,000 का है, ये मैं नेगेटिव करके लिखता हूँ, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस करे होंगे तभी ये याद होगा, ठीक है, नहीं तो गलतियाँ होंगी। अच्छा, ये कितना, ये 20, 65 ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इन दोनों को अब मैं ऐड करूँगा, ये 65 कैसे है, इन तीनों का टोटल, और अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आएगा 2,80,000। क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल और पेटेंट्स एक साथ गिवन है, ठीक है। तो ये मेरे पास डेप्रीसिएशन है 25,000, लॉस ऑन सेल है 10,000, पेटेंट्स एमोटाइज हैं 30,000। तो ये कितना हो गया भैया, 30, 10, 40, 65,000 पॉजिटिव। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी मेरे को गिवन है, ये कितना गिवन है भाई, ये गिवन है 70,000 नेगेटिव, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मोटा मोटा इन दोनों का इफेक्ट आएगा 5,000 रुपये कम, तो 2,80,000 में से इन दोनों को एडजस्ट करूंगा 5,000 कम, यानी कि
2,75,000 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा हम 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं, आई थिंक स्क्रीन से कट गया था। तो ये बस ऐड करा है मेरे भाई, ये बस ऐड करा है, ये 275 आएगा। अब इनकम टैक्स पेड देखो, मैंने तुम्हें बताया एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें ये बोला कि अगर क्वेश्चन में एक ही बार प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होता है, इसी को ही 45 को ऊपर लिखते हैं, इसी को ही 45 को नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में रिफंड गिवन है तो वो आप एडजस्ट करो। देखो इनकम टैक्स पेड मतलब मैंने पे किया 45,000, लेकिन रिफंड आ गया 30,000, तो नेट में मैंने पता है कितना पे करा भाई। खुद सोचो, तुम किसी को 45,000 दो, 30,000 वो वापसी कर देगा, तो देखा जाए तो हमने तो 15,000 ही पे करे। ठीक है, तो रिफंड हमेशा एडजस्ट करना, अगर नहीं गिवन होगा रिफंड तो मत एडजस्ट करना, फिर यहाँ पे कुछ ना आता। अगर रिफंड ना गिवन होता ना तो 45 ही नीचे आता और 45 ही तुम्हारा यहाँ पे ऊपर आता, अगर ये रिफंड वगैरह क्वेश्चन में ना होता तो। ठीक है, अगर है तो कैसे करना मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये 15,000 भी इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 2,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारा आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भैया। अगेन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन गिवन है। प्रॉफिट आपको गिवन है 7 लाख रुपए आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब देखो इन सारी चीज़ों की ना एडजस्टमेंट करनी है। आफ्टर का मतलब होता है कि आपको ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे जहाँ पर करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, एमोटाइजेशन भी वहीं जाता है, गेन ऑन सेल वहीं जाता है, लेकिन वहाँ पे वो माइनस होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व। देखो ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व वाला स्टेप जो करते थे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स निकालने से पहले करते थे ना, ट्रांसफर टू रिजर्व वाला स्टेप, वो स्टेप भी मिसिंग है। मतलब वो स्टेप हमारे को करना है। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपको गिवन है ना प्रॉफिट, ये आपका एक तरीके से सरप्लस है, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स नहीं है। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स हमें निकालेंगे ये जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी क्वेश्चन में आपको कह रहा है फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब ध्यान से देखो, ट्रेड पेएबल ये होती क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, करंट लायबिलिटी है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है। अब इसमें सीधा सीधा सोचो, तुम्हारे पास पहले पेएबल मतलब लायबिलिटी, पहले कर्जा ज़्यादा था 75 का था, बाद में कर्जा तुम्हारा कम हो गया, तो कर्जा कम हुआ है। कर्जा कम होता कैसे? पैसा चुका के, तो यानी कि कैश का आउटफ्लो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पहले हमारे पास एसेट 60 की थी, अब एसेट बढ़ गई, तो एसेट बढ़ी कैसे? खरीद कर। एसेट बढ़ी कैसे? खरीद कर। तो खरीदोगे कुछ तो पैसे का फिर से आउटफ्लो होगा। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? अब देखो तुम्हारे पे प्रीपेड एक्सपेंस है, मान लो स्टॉक है, समझने के लिए मान लो स्टॉक है, एसेट है, 18,000 की पहले थी, कम हो गई तो हमने बेचा होगा, तो पैसे का इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको बस ये सोचना है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है 7 लाख रुपए, तो वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स में इसको नहीं मानूंगा क्योंकि जनरल रिजर्व वाला स्टेप हमें करना है। तो वो कितना है? 60,000 का जनरल रिजर्व वाला स्टेप हम कर देंगे, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आएगा 7,60,000। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे डबल लाइन मत मारना, ये फाइनल टोटल नहीं है। एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। डेप्रीसिएशन मेरे को गिवन है 40,000 और गुडविल उसने एमोटाइज ही बताई है 20,000 की, उसने एमोटाइज लिख दी है, तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हमारे पे 90,000 है, ये माइनस होता है। ठीक है, याद रखना स्टार्टिंग में उल्टा चलते हैं, ये माइनस होगा तो ये ब्रैकेट में लिख दो माइनस होगा। स्टार्टिंग में उल्टा चलते हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट भी लिख देते हैं, नहीं तो आप ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने आई थिंक सारे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद ना सीधा सोचते हैं, यहाँ तक अब बस आपको उल्टा सोचना होता है। तो अब देखा 30,000 कम करने हैं, 30,000 इसका नेट इफेक्ट 30,000 है, इसमें से 30,000 कम करो तो 7,30,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा, ये सारा मैंने तुम्हारे को अभी क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम समझाया है। ठीक है, तो डिफरेंस ले लो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो अपने पास प्रीपेड एक्सपेंस का डिफरेंस आ रहा है 8,000, ट्रेड रिसीवेबल का आ रहा है 15,000 और ट्रेड पेबल का आ रहा है 25,000। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ये जो लेस है इसको आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये 40,000 में से 8,000 गया तो 32,000 का नेट इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव, इसको भी ब्रैकेट में बनाओ। अब इसके बाद आंसर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बट क्योंकि कोई टैक्स वगैरह नहीं है तो वही सीधा आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, बट क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट कुछ नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, तो ये आपका डायरेक्ट कैश फ्लो का आंसर हो जाएगा। तो 730 में से 32 जाएंगे तो ये आएगा 6,98,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं चार्ज लिमिटेड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो आफ्टर से घबराना नहीं, मतलब ये चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी है, और इसका ना मतलब वही है यार, जो फॉर्मेट हमें आता है वही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000 एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इसका मतलब आपको ये प्रॉफिट ना बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं गिवन, क्योंकि जनरल रिजर्व वाला स्टेप ना पहले होता था, सरप्लस वाला स्टेप होता था ये। फिर हमें दे रहा है गुडविल एमर्टाइज्ड, ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन के साथ जाता है। गेन ऑन सेल भी डेप्रिसिएशन के साथ जाता है, 3,000 का वो है। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए डेटा दे रहा है। ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज। देखो ट्रेड रिसीवेबल को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो स्टॉक बढ़ गया, फॉर एग्जांपल मान लो स्टॉक बढ़ गया तो खरीदा ही होगा ना, तो पैसे का क्या हुआ है, आउटफ्लो माइनस, ये ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा क्या होगा, माइनस। ट्रेड पेबल एंड इंक्रीज ऑफ 6,000, कर्जा बढ़ गया, मान लो तुम्हारा लोन बढ़ गया, फॉर एग्जांपल तुम पे लोन चढ़ा है, तो पैसा तो आया होगा ना, पैसा तो आया होगा तभी तो लोन हम पे बढ़ा है। तो ट्रेड पेबल एक तरीके से करंट लाइबिलिटी, इसको लोन से रिलेट करो ताकि तुम्हें प्लस माइनस करना समझ में आए, ठीक है। तो इसको 6,000 को करो प्लस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज, ये अगेन स्टॉक की तरह समझो, इसको अगेन स्टॉक की तरह समझो। मान लो स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक बढ़ गया, खरीदा होगा तो माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लोन की तरह समझो, ठीक है। कैश फ्लो का आंसर निकालने के लिए बता रहा हूँ, ये लोन नहीं है, लोन की तरह समझो ताकि हम प्लस माइनस सही से कर पाएं। तो लोन अगर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हमने पेमेंट करी होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज है ना, लोन अगर कम हो गया तो पेमेंट करी होगी तभी तो कर्जा कम होगा हम पे। तो प्लस माइनस मैंने तुम्हें यहाँ पर समझा दिया। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख लिखो। जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैंने पहले ही लिख दी हैं फॉर्मेट की, ताकि टाइम बचे, ठीक है। जनरल रिजर्व हमें 30,000 का गिवन है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आएगा तुम्हारे पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,30,000। इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हैं। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में हमें 20,000 की गिवन है। गुडविल तुम्हारी एमर्टाइज हो रही है, उसने बोला ये एमर्टाइज, ठीक है। तो गुडविल एमर्टाइज कर दो भाई 7,000 से, ठीक है, तो ये 27,000 हो गया। गेन ऑन सेल भी हमारे को गिवन है कितना, 3,000 का। तो ये जो गेन ऑन सेल है ये लेस होता है, तो यही आइटम बाहर जाएगी 3,000 से, ठीक है। और ये लेस है तो ब्रैकेट, लेस है तो ब्रैकेट। ये सारा तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, 157 में से 3 गए 154, तो 1,54,000 मेरा क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद मेरे को इंक्रीज डिक्रीज वाला स्टेप करना है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। कौन सा ऐड होगा कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम तुम्हारे को समझा दिया, ठीक है। तो 6,000 का ट्रेड पेएबल है, बाकी मेरे पास गिवन है 3,200 और 2,000, ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव, ठीक है। तो 6,000 में से 5,200 गए तो 800 रुपये आएगा पॉजिटिव। तो ये ऐड कर देता हूँ 1,54,800, ये आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बट क्योंकि टैक्स का काम नहीं है तो यही मेरा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाया है। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटन है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, अपनी बुक में मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेटा देखो, आपको इक्विटी शेयर का गिवन है। इक्विटी शेयर देखो, पहले 20 लाख के थे हमने, फिर हमारे पास इक्विटी शेयर 30 के, मतलब हमने 10 लाख के और रेस करें, ठीक है, इशू करें एक तरीके से। प्रेफरेंस शेयर्स के 10% डिविडेंड का रेट है, ये पहले 2 लाख का था, ये 1 लाख हो गया, ये रिडम्पशन हुआ है, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हमने, ठीक है, रिडीम करें। सिक्योरिटी स्ट्रीम का डेटा गिवन है। सरप्लस का डेटा आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का।
परसेंटेज डिवेंचर्स का ये 10% आपका इंटरेस्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ओपनिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। डिविडेंड के लिए भी आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालना होता है, लेकिन प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़कर पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, तो कह रहे हैं ईयर एंड में रिडीम किया है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। अब देखो हमारे को ना मेनली डिविडेंड का ध्यान रखना है, ठीक है, डिविडेंड का ध्यान रखना है। ये प्रीमियम पे हमारे को इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि अभी हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये डिविडेंड देने को बोल रहा है। और अगर सिर्फ मान लो थर्ड पॉइंट ना होता, अगर थर्ड पॉइंट ना होता ना और सेकंड पॉइंट होता, तो ये डिविडेंड 8% पैसा किस पे निकलता, ओपनिंग बैलेंस पे निकलता, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पे निकलता। अब कह रहे हैं फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड ऑन 1 अप्रैल, कह रहे हैं स्टार्टिंग में ही इशू हो गया था। तो मतलब कि हमारे पास साल की शुरुआत से ही ना जो इक्विटी शेयर्स थे वो 30 लाख के थे साल की शुरुआत से, क्योंकि 1 अप्रैल को ही हमने इशू कर दिए थे। तो साल की शुरुआत से ही मेरे पास अगर 30 लाख के शेयर्स थे तो मैं अब डिविडेंड 8% पे दूंगा, ठीक है। मतलब जो 8% है वो दूंगा किस पे, 30 लाख रुपए पे दूंगा। यानी कि मैं तुम्हारे को एक बारी पिछले पेज पे दिखाता हूँ। यानी कि मैं किस पे निकालूंगा, 8%, 30 लाख पे निकालूंगा क्लोजिंग बैलेंस पे, क्योंकि साल की शुरुआत से ही 30 लाख के शेयर्स थे ना, इशू बिगनिंग का था। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो 20 लाख पे 8% में डिविडेंड देता। स्टार्ट करेंगे भाई, सरप्लस अपना आएगा 8 लाख माइनस 4 लाख, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे 4 लाख, ठीक है। डिविडेंड मैंने तुम्हारे को बता दिया 8% निकालना है किस पे, 30 लाख पे। क्लोजिंग पे क्यों निकालना है मैंने तुम्हारे को अभी ये सारी कहानी समझाई है। तो ये आएगा 2,40,000। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड हमें निकालना है ओपनिंग बैलेंस पे, 10% प्रेफरेंस शेयर्स लिखा ही है, तो ये अपना सीधा होगा 20,000 रुपये, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 4 और 2 6,60,000, सिंपल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10% हम निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है। ओपनिंग पे निकालते हैं जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, तो ये होगा 1 लाख रुपए। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिटर्न ऑफ वर्ड अगर लिखा होता, ठीक है, तुम्हें याद रखना है क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ वर्ड मेंशन होना चाहिए। अगर ये वर्ड मेंशन नहीं है तो आप उसको यहाँ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नहीं लिखोगे। हमारे क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन नहीं था, ठीक है, तो ये हम नहीं लिख रहे हमारे लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जस्ट ये आप टोटल कर दोगे, और कुछ इस क्वेश्चन में डेटा है नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना। देखो आफ्टर टैक्स है तो हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए, तो आफ्टर से बिफोर टैक्स लाएंगे, ठीक है। एक तो ये वाला हमारे को स्टेप्स करने। नीचे देखो ये तुम्हारे पे करंट एसेट दे रहा है, ये भी करंट एसेट दे रहा है, ये भी करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटी है। देखो अब इसका इंक्रीज डिक्रीज तुम्हारे को चेक करना है। अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो क्या होता है, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस वाले स्टेप होते हैं ना, लाइक ये वहाँ वाला डेटा इसने हमें दिए। तो ये 1,25,000 से 1,15,000, 10,000 से करंट एसेट कम हो गई, तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, ठीक है। पैसा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। करंट एसेट कम हो रही है मतलब हमने बेची है, सपोज करो हमने बेची है तो पैसा आएगा, ठीक है। ये बढ़ गया, तो अगर मान लो स्टॉक बढ़ गया, ये स्टॉक समझ लो, करंट एसेट को ना हमेशा स्टॉक से रिलेट करा करो, तुम्हें बड़ी जल्दी समझ में आएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल की जगह सोचो स्टॉक है, तो स्टॉक बढ़ गया तो खरीदा होगा तो पैसा माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस भी स्टॉक समझ लो, ये भी बढ़ गया, ये भी माइनस होगा। ट्रेड पेबल समझो लोन है, समझने के लिए ये समझो लोन है, तो लोन तुम्हारे पे चढ़ गया, लोन तुम्हारा बढ़ गया, तो पैसा आया होगा ना, तभी तो हमारे पे पैसा आया होगा, कर्जा बढ़ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। करंट ईयर ऊपर जाता है बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वाली जगह पे, ये नीचे जाके माइनस होगा टैक्स पेड में 15,000। डेप्रीसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये भी ऊपर नीचे 2 जगह जाएगी, ठीक है, 2 जगह जाएगी। गेन ऑन सेल नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में माइनस होगा, ठीक है। और बस यही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो, ठीक है। सारी आइटम्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। फॉर्मेट में जस्ट लिखना आना चाहिए, फॉर्मेट बस तुम्हें याद होना चाहिए। वीडियो में मैं कई बार फॉर्मेट स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट याद कर लो, तुम्हारे सारे आंसर आराम से हो जाएंगे। सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं, एक ये फॉर्मेट है। और अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए, ये निकाल लिया, उसके बाद का फॉर्मेट ये है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से तुम्हारे को एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश करनी है, ये सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला स्टेप, और लास्ट में टैक्स पे कर वाला स्टेप, ठीक है। तो बस यही स्टेप्स हैं। स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं मेरे को पता है, बट लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप तुम्हारे को याद हो जाएंगी चीज़ें। और स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे को दे रहा है 6,40,000 का, ठीक है।
प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा चाहिए होता है, करंट ईयर चाहिए होता है। पहले तुम्हें याद होना चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। करंट ईयर मतलब बाद वाला साल, वो 20,000 है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, ये माइनस होंगी 50,000 की, ठीक है, माइनस हो रही हैं तो लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो 6,60,000 में से 50 गए, 6,10,000 आएगा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, अगला स्टेप होता है डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन में 55,000 है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो बाहर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो एक ही बात है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 20,000 है, ये माइनस होगा, ठीक है, ये होगा माइनस, ठीक है। अच्छा, ये कर आके आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 6,10,000 में 55 जोड़े तो आएगा 6,65,000, 6,45,000, ठीक है, तो ये आएगा 6,45,000। इसके बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन, ये इंक्रीज डिक्रीज का प्लस माइनस मैंने तुम्हें क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम समझा दिया था, तो जस्ट डिफरेंस ले लो। ये ऐड करना है ना, तो इन्वेंट्री वाले पॉइंट का डिफरेंस है 10,000, ठीक है। ट्रेड पेएबल वाले पॉइंट का हमारा डिफरेंस है 30,000, ठीक है, ये ऐड वाले एक साथ लिख दिए, तो ये 40,000 होंगे ऐड। अब माइनस वाले मैंने इकट्ठे लिख रखे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनके डिफरेंस उठाओ भाई। एक ट्रेड रिसीवेबल का है 40 और प्रीपेड वाले का है 14, तो एक का है 40, एक का है 14, ये होने हैं माइनस, तो ब्रैकेट्स बनाओ, ये होगा 54,000 ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये कर आके तुम्हारे पास क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसका अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं तो कितना रहा, 14,000 नेगेटिव, इसमें से 14,000 हटा देते हैं तो 6,31,000 मेरे पे आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे को फाइनल स्टेप करना है। देखो भाई, इनकम टैक्स पे कितना करा है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले साल का जो प्रोविजन होता है प्रीवियस ईयर, वो नीचे जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऊपर जाता है, ये चीज़ याद रखो, करंट ईयर ऊपर जाता है, प्रीवियस ईयर नीचे जाता है। तो प्रीवियस ईयर का मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स कितना गिवन है, 15,000, तो ये 15,000 मैं करूँगा माइनस, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम भी मेरे को कुछ मिला है, तो इंश्योरेंस क्लेम ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स वालों ने वापसी ऐड बैक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वापसी ऐड बैक करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माइनस है, इसका ब्रैकेट बना देते हैं। तो अब इन तीनों का जो हमारा इफेक्ट आएगा वो देखते हैं कितना आएगा। तो ये तीनों ऐड करके मेरे पे आ रहा है 6,66,000, और यही मेरा पॉजिटिव आंसर है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो फॉर्मेट यार फॉलो करना है, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कैसे चीज़ें लिखनी है। उसके बाद देखो कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोबारा से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही निकालने को बोल रहा है, कह रहे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। वही आफ्टर वर्ड से घबराना नहीं, मतलब वही जैसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन ऐड करते थे वैसे ही ये ऐड कर देंगे वहाँ पे। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का काफ़ी डेटा दिए। देखो कभी भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी हो ना, तो प्लस करने या माइनस करना। करंट एसेट को, कोई भी करंट एसेट हो उसको माइंड में समझ लो स्टॉक है, कोई भी करंट लाइबिलिटी उसको समझ लो कोई लोन है। अब तुम सोचो स्टॉक अगर बढ़ेगा, यानी कि करंट एसेट अगर इंक्रीज होगी तो स्टॉक खरीदेंगे, तो स्टॉक खरीदेंगे तभी तो बढ़ेगा। तो पैसे का क्या होगा, पैसा तो बाहर जाएगा ना, तो कैश का आउटफ्लो। ऐसे सोचो, लोन क्या है, करंट लाइबिलिटी है, तो लोन बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, तो पैसा आएगा तभी तो कर्जा बढ़ेगा ना। कर्जा क्यों बढ़ा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि पैसा आया। तो कोई भी करंट लाइबिलिटी लोन माइंड में लेके समझ लो, तुम्हें प्लस माइनस कैश का क्या करना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, ट्रेड रिसीवेबल देखो, पहले अपना पुराना साल, ये नया साल, पहले 14 था 15, तो ये करंट एसेट बढ़ गई, मान लो स्टॉक बढ़ गया तो पैसे तो बाहर गए ना, ये माइनस होगा, डिफरेंस ले लो 1,000 का, क्योंकि पैसा बाहर गया होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में भी ले सकते हो, ये तुम एज अ करंट लाइबिलिटी भी ले सकते हो, ठीक है, एज अ करंट लाइबिलिटी भी ले सकते हो। तो हम इसको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की तरह लेंगे, 1200 में से 1,000 गया, 200 रुपये ले लेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। एज अ करंट लाइबिलिटी भी ले सकते हो, दोनों जगह में से किसी एक जगह ले लेना। ट्रेड पेबल, ये तुम्हारी करंट लाइबिलिटी है। इन्वेंट्री करंट एसेट है, ये तो करंट एसेट ये लिखा है। पेबल करंट लाइबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है। अक्रूड इनकम करंट एसेट है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लाइबिलिटी है। सेम लॉजिक से सोचना, जैसे कोई भी करंट एसेट हो उसको स्टॉक समझ लो, कोई भी करंट लाइबिलिटी उसको लोन समझ लो, और इंक्रीज डिक्रीज निकालो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में 10,000 रुपये, ठीक है, पहली लाइन में गिवन है। डेप्रिसिएशन भी उसी लाइन में गिवन है 2,000 रुपये की, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने तुम्हें बताया था, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाले सेक्शन में भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, तो मैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले सेक्शन में ले रहा हूँ। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 200 रुपये का,
ठीक है, डिफरेंस कितना है 200 है ना, 1000 और 1200, हाँ 200 रुपये का ही है, तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। अब इसको 1200 को इस 10,000 में जोड़ेंगे तो मेरे पे आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 12,200 है, ये 2 था, 2200 था, तो ये 12,200 है। अब इसके बाद देखो तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज करना है, ट्रेड पेबल बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस पेबल भी उसी लॉजिक से सोचो, ठीक है। तुम्हारे को लॉजिक मैंने समझा दिया, थोड़ा सा थिंक करोगे, डिफरेंस डिफरेंस बस उठाकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये अपना है 2000 का, एक्सपेंसेस पेबल का डिफरेंस है 500 का, प्रीपेड एक्सपेंस का डिफरेंस है 1000 का, ठीक है। ये सारा होगा ऐड, तो ये 3500 3500 होगा ऐड। ये लेस वाली आइटम्स मैंने सारी इकट्ठे लिख दिए, ठीक है, और इंक्रीज डिक्रीज भी लिखा हुआ है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। करंट एसेट कौन सा, करंट लायबिलिटी कौन सा, क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो पूरा क्वेश्चन देखो यार, खाली स्किप करके आगे का देखोगे तो समझना मुश्किल लगेगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल है 1000 का, ठीक है। इन्वेंट्री है 3000 की, अदर करंट एसेट्स है 2000 के, अक्रूड इनकम 1000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1000। ये सारा माइनस हो रहा है ना, तो ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये ऐड करो भाई, कितना आ रहा है 3 4 6 8, 8000 हो रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, खत्म करो इसको, ठीक है। तो 12,200 दिख रहा है तुम्हारे को, एक मिनट स्क्रीन देख, हाँ अब दिख रहा है। 12,200 में 3500 करो ऐड, 8000 करो सब्ट्रैक्ट, तो ये तीनों का जो नेट इफेक्ट आ रहा है ये तुम्हारा होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑपरेटिंग नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसको हम डायरेक्टली ऐसे फाइनल आंसर के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगेन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, इसमें ना काफ़ी डिटेल्स हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको गिवन है नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो ये ना बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स वाला नहीं है, ये ना आपको सरप्लस गिवन है एक तरीके से, देखो यहाँ लिखा भी है सरप्लस। तो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स वाला नेट प्रॉफिट हमें निकालना है, तो वो कैसे आते हैं भाई, डिविडेंड ऐड करते थे। ये आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम गिवन है, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, जैसे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता था, तो इसको भी आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसको ये आया है ना पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग में इसको माइनस करते थे, ठीक है। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जाएगा, और लॉस ऑन सेल भी वहीं जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, जहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड होते हैं ना ये माइनस होंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, जब कुछ नहीं लिखा होता है इसको आपने करंट ईयर एज्यूम करना है, और अगर मान लो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डेटा है टैक्स का, तो यही आपका प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर है, और यही नीचे माइनस इनकम टैक्स पेड होगा। लेकिन हमारे पास नीचे डेटा गिवन है, तो ऊपर वाला करंट ईयर ले लेंगे, और नीचे वाला जो है ना ये आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद आएगा, जब टैक्स पेड माइनस करते थे और रिफंड आप वहाँ पर ऐड करते थे। और इनकम टैक्स रिफंड जो होता है ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स निकालते हुए भी काम आएगा, तो ये दो जगह जाएगा, ठीक है। ये टू वेज लिख दिए, टू प्लेसेस जाएगा ये इनकम टैक्स रिफंड, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड भी आपका जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। उसके बाद देखो डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये जो चेंज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा मैं यही समझा देता हूँ, करंट लायबिलिटी आपको सीधे सीधे सोचना है। करंट लायबिलिटी देखो, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना तो कैश आ रहा है, ये प्लस होगा। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ये माइनस होगा। और करंट एसेट उल्टा, करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये कम हो रहा है ना, तो इसको बढ़ा दो, और करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको घटा दो, माइनस कर दो। ये याद करने का मैंने तुम्हारे को तरीका बताया। करंट लायबिलिटी सीधा चलता है, इंक्रीज है तो प्लस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज है तो माइनस, ठीक है। करंट एसेट में उल्टा चलता है, ठीक है। ये तुम्हें समझाने के लिए याद करने का मैंने एक वे बताया। अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, सबसे पहले तो यार मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा कि सरप्लस से मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। तो जो भी चीज़ है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, डिविडेंड पेड, ये सारी चीज़ें यहाँ ऐड होंगी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और रिफंड ऑफ टैक्स सब्ट्रैक्ट होगा। तो फॉर्मेट में ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे को ये चीज़ शो करनी है वर्किंग नोट में, ठीक है, या फिर तुम जॉइंट क्वेश्चन में भी शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वर्किंग नोट में मैंने कर दिया, तो आप इसको अपने मेन आंसर में भी इस पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सरप्लस जो है भाई हमें ये डायरेक्टली गिवन है 8 लाख रुपीज़ का, क्वेश्चन में ये डायरेक्टली गिवन है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 लाख रुपए, ठीक है। आई थिंक ये, हाँ अब ये आ रहा है ना पूरा,
चलो, इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000 रुपये, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये करंट ईयर ही होता है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम करंट ईयर ही मानेंगे। फाइनल डिविडेंड पेड भी आपको 1,10,000 रुपये ही दिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करनी कितनी हो जाएंगी, 2,20,000 रुपये, ठीक है, 2,20,000 रुपये। इसके बाद ये कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर मुझे गिवन है 75,000, ठीक है, ये मैं बाहर ही लिख देता हूँ। और ये लेस कर रहे हैं ना, लेस कर रहे हैं, तो ये आप ब्रैकेट में लिखो। इनकम टैक्स रिफंड भी आपको गिवन कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 गिवन है, तो ये भी लेस कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे माइनस फॉर्म में शो करो। बस और कोई चीज़ हमारे को गिवन नहीं है इस फॉर्मेट में, बहुत चीज़ें ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें गिवन हो, ठीक है, सब कुछ नहीं गिवन होता, जितना गिवन है उतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सारा आप नेट इफेक्ट करोगे, आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये आएगा 9,35,000 रुपये। अब ये फिगर वर्किंग नोट में मैंने निकालनी है, वर्किंग नोट है, अब मैं निकालूंगा मेन आंसर। ऑलराइट, अब ये तुम्हारे को फॉर्मेट दिख रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बाद का, ठीक है। अब ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला दिखा है कैश फ्लो का। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, ठीक है। इसमें डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद तुम्हारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिलता है। उसके बाद वाला स्टेप होता है इंक्रीज डिक्रीज का, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। ये तुम्हारे को डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन है, तो ये यहाँ से देख लेंगे फॉर्मेट में से। और फिर आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, उसके बाद ये इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को आपको एडजस्ट करना है। अब मैं एक चीज बता दूं भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आपको सीधा सीधा सोचना है कि एक्चुअली में कैश आया कि गया, लेकिन इससे पहले ना हम उल्टा सोचते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की फॉर्म में, डिविडेंड इनकम की फॉर्म में, लेकिन हमने यहाँ पे लेस करा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हम उल्टा सोचते हैं और इसके बाद हम सीधा सोचते हैं। रीजन वगैरह मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो है कॉन्सेप्ट वीडियो, उसमें सारी चीजें बताई हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने वर्किंग नोट से निकाला है, ठीक है, तो यहाँ WN लिख देंगे और 9,35,000। फॉर्मेट यहाँ पे तुम्हारे को दिख ही रहा है भाई, जैसे जैसे चीजें आती हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आई है। तो डेप्रीसिएशन में यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, ठीक है। लॉस ऑन सेल है 30,000 रुपए, तो ये ऐड करना है, तो ये 1,80,000 हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल मेरे पास गिवन है 90,000 रुपीज़, और डिविडेंड रिसीव मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपए। अब ये लेस करना है ना, तो ये बाहर आप 1,10,000 रुपए लिखोगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव होता है। इसके बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये एक बारी इन तीनों को ऐड वगैरह करके निकालते हैं। तो ये सारा ऐड करेंगे तो भाई ये आ रहा है हमारा 10,05,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो रहने वाला है इंक्रीज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। मैंने तुम्हें पहले बताया था करंट लायबिलिटी सीधा चलता है, करंट लायबिलिटी कम हो रहा है तो माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस, और करंट एसेट आपका उल्टा चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्ट वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये 40,000 है करंट एसेट वाला, ये 70,000 है, ठीक है। तो ये ऐड है, तो ये बाहर लिख दो भाई 1,10,000 रुपये, ठीक है। फिर ये अपने पास करंट लायबिलिटी 10,000 है, करंट एसेट है 60,000 रुपये, और ये लेस है तो बाहर लिखेंगे ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो अब ये कितना हुआ भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1,10 पॉजिटिव, ये 40,000 बस मुझे अपना आंसर कम करना है। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाया है। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। TS अग्रवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। तो ये ऐड करने पे आएगा 10,45,000, मैंने कम बोल दिया, बढ़ाना है यार, ये पॉजिटिव 40,000 है ना, तो 40,000 बस इसमें जस्ट हमें ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अगेन कोई बुक अपने पास रखनी है, आपको वैल्यूज ही जस्ट कॉपी पेस्ट मारनी है। अब देखो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक आ गए, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर ना हमने यहाँ वर्किंग नोट में भी यूज़ की थी, ये वाली वैल्यू देखो, ये यहाँ पे यूज़ की है ना 75,000,
अब ये सेम वैल्यू आपको ऊपर यूज़ करनी है, ठीक है, ये ऐड कर दो 75,000। इनकम टैक्स रिफंड भी हमने नीचे यूज़ किया, ध्यान से देखो, इनकम टैक्स रिफंड भी हमने यूज़ किया 10,000, ये भी अब वापसी फिर से यूज़ होगा। तो कौन सी चीज़ें दो बार यूज़ हो रही हैं तुम्हारे को, एक तो ये पता चल जाएगा, और इनकम टैक्स पेड हमारे को क्वेश्चन से ढूंढना है, ये हमारा है 1,20,000, ये पहली बार यूज़ हो रहा है, इनकम टैक्स पेड अब पहली बार यूज़ हो रहा है, तो ये 1,20,000 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कर कर आके आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10,10,000 रुपए। अच्छा, ये फाइनल आंसर कैसे आया भाई, 10,45,000 में 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ों को आपको एडजस्ट करना है, तो आप पे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने जूम आउट कर दिया तुम्हें ताकि पूरा आंसर दिख जाए, ठीक है। ये अभी वर्किंग नोट के बिना दिख रहा है, और अब ये मैं कॉपी ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अब ये तुम्हारे को नीचे वर्किंग नोट भी दिख रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ठीक है, और इसमें से ना तुम्हें डेटा ढूंढना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने इसमें से सारे आइटम्स ढूंढ ही नहीं पाते। तो ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएगा, मैं पहले तुम्हारे को यहाँ पे मार्किंग कराता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरे को दिख रहा है, एक तो ये चीज दिख रही है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाले फॉर्मेट में जाता था ना, प्लस होता था एक ही। पूरे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स यही गिवन है, तो यही तुम्हारा करंट ईयर और यही तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, यानी कि टैक्स पेड भी यही है, दोनों जगह सेम लोग है। जब भी एक डेटा गिवन होगा दोनों जगह सेम लोग है, ठीक है। उसके बाद तुम नोट्स टू अकाउंट्स पे आओगे, तो ये तुम्हारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, डिविडेंड और गेन ऑन सेल। फिर तुम्हारे पे देखो इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला स्टेप नहीं होता था, ये इन्वेंट्री क्या होता है, हमारा स्टॉक होता है। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है भाई, पहले 2,84,000 थी, अब 3 लाख हो गई, तो हमारी बढ़ गई ना, इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई, तो 16,000 रुपये तुम्हारे को लिखना है इंक्रीज इन करंट एसेट में और माइनस करना है, ठीक है। तो ये एक स्टेप मतलब एक आइटम और मिल गई। अब नीचे देखो तुम्हारे पे और आइटम्स गिवन है, यहाँ पे देखो लॉस ऑन सेल मेरे पास नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखो आपको अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ईयर पढ़ लेना, और ये बाद वाला आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ईयर पढ़ लेना। पुराना साल ओपनिंग होता है, नया साल करंट ईयर या क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटी होती है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है। अच्छा, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और बिल रिसीवेबल, आपको पता होना चाहिए, वाइवा में पूछ सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, 5,000 से ये डॉट डॉट मतलब जीरो हो गया, ये कम हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज इसका भी आपको शो करना है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते टाइम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,80,000 क्वेश्चन में, ठीक है। आखिरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स के जस्ट नीचे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स उसके बाद आप लिखोगे ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, और यही दोनों माना जाएगा, ये है 64,000, ठीक है। तो ये कहाँ से उठाया भाई, ये तुम्हारे को प्रोविजन फॉर टैक्स के क्वेश्चन के जस्ट नीचे मिल जाएगा अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करो भाई, ये अपना आ रहा है 2,44,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आ गया। उसके बाद जस्ट आइटम्स मैंने तुम्हें सारी मार्क करके दे ही दी कि कौन सी कहाँ पर मिलेगी, तो जस्ट वैल्यू यहाँ पर लिख दो। तो लॉस ऑन सेल है अपना 36,000, ये मैं डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ, चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है 1,85,000, ठीक है, ये प्लस है। प्रॉफिट ऑन सेल अपने पास 40,000 है, ठीक है, तो ये 40,000 मैं बाहर लिख रहा हूँ, और ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट। डिविडेंड रिसीव 5,000 है, तो ये भी नेगेटिव है तो ब्रैकेट, ठीक है। ये सब कर कर आके मेरे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 2,44,000 में ये 1, 2, 3, 4 ये चारों आइटम्स एडजस्ट करेंगे हम 2,44,000 में, तो मेरे पास आंसर आएगा 4,20,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद मेरे को वो इंक्रीज डिक्रीज वाला स्टेप करना होता है, और फिर मेरा जो आंसर आता है वो आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ सारी आइटम्स पहले लिख दिए, पहले फिर से रिवाइज कराया। तो करंट लाइबिलिटी सीधा चलता है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस, करंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस, और करंट लाइबिलिटी अगर कम हो रहा है तो माइनस, और करंट एसेट में उल्टा है। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, बाकी सारे करंट एसेट है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री का तो मेरे को याद ही है, 16,000 का डिफरेंस था, ठीक है। तो ये 16,000 का इन्वेंट्री का तो मुझे याद ही है। अब एक बारी साथ साथ बुक में आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, डिफरेंस उठाने होते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल था अपना 28,000 का डिफरेंस, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस है 3,000 का, तो ये प्लस है, तो प्लस का नंबर 31,000 बाहर लिख रहा हूँ। अब ये सारे जो है ना ये माइनस है, माइनस लिखा है ना, तो बाहर ब्रैकेट लिखा हूँ। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये था अपना 37 और 5,000, और ये नेगेटिव है तो बनाएंगे हम ब्रैकेट्स, ठीक है। अब देखो तुम्हारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैसा आएगा, ये 4,20,000 में ना 1, 2, 3, 4 ये चारों आइटम्स को एडजस्ट करना
पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा 3,93,000। इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से टैक्स पेड माइनस करो। अब टैक्स क्वेश्चन में आपको एक ही गिवन है, ये करंट ईयर वाली प्रोविजन 64, तो यही ऊपर है और यही मैंने नीचे यूज करना है क्योंकि डेटा एक ही का गिवन है। तो ये 64,000 हम यहाँ पर करेंगे माइनस और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3,29,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मैं एक बार जूम आउट करके तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। अब करेंगे नेक्स्ट और डिस्कस करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन आपको देखो अब क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। तो इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डेटा वगैरह निकालना है तुम्हारे को। तो यहाँ पर देखो भाई, एक तो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स, नीचे देखो तुम्हारे को करंट एसेट्स दिख रही हैं, इसमें से तुम्हारे को इंक्रीज डिक्रीज वाला डेटा मिलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने नोट नंबर लिखा है, तो ये नोट नंबर भी हमारे को साथ साथ चेक करना है। तो नीचे नोट्स जो अकाउंट्स में हो, यहाँ से काफ़ी डेटा मिल रहा है भाई। एक तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, एक ये हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स पुराने साल का होता है प्रीवियस ईयर, नए साल का हो गया करंट ईयर, ठीक है। तो ये दोनों आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। करंट ईयर ऊपर जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला डेटा निकालने में, और ये नीचे जाता है माइनस टैक्स पेड होने में, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा तो वैसे डेप्रिसिएशन का मिलता इसके डिफरेंस का, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में आगे। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन डायरेक्टली मत निकालना। फिर गुडविल का डेटा मैंने तुम्हें बताया, अगर गुडविल बढ़ जाए, जैसे ओपनिंग से क्लोजिंग आने में ये बढ़ नहीं रही है, घट रही है, अगर बढ़ गई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कम हो गई तो एमर्टाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो जो एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट से पहले ये देखो यार, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मार्क कर लो, बहुत ईजी है। अब ये एडजस्टमेंट देखो आपको कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 3 लाख रुपए की हमने कोई मशीनरी खरीदी थी, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 45,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेट मतलब होता है लाइफ टाइम की कितनी डेप्रिसिएशन थी, 45,000। मतलब 3 लाख की चीज़ अगर 45,000 से गिरा दोगे तो आज की डेट में वो चीज़ हमें पड़ेगी 2,55,000 की, ठीक है। और 2,55,000 की चीज़ हमने बेची है 135 में, मतलब महंगी चीज़ सस्ती बेच दी। तो ये लॉस ऑन सेल का अमाउंट भी आपको यहाँ से निकालना है। तो हमारे को ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वहाँ से मेरे को दो चीज़ें मिलेंगी, एक मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा और दूसरा मुझे लॉस ऑन सेल का फिगर मिलेगा, ठीक है। और भी अगर कुछ मिला तो वो भी हमारे को ऑपरेटिंग में अगर डालने लायक चीज़ हुई तो पुट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, सबसे पहले सरप्लस में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं, तो 5 लाख माइनस 4 लाख, ये होगा अपना 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्वेश्चन में एक ही बार गिवन है, नहीं 2 बार गिवन है, तो करंट ईयर का ऊपर आएगा ये 80,000 रुपये, ठीक है। ये 2 बार गिवन है तो 1,80,000 हो जाएगा मेरे पास ये। गुडविल रिटर्न ऑफ, वो जो एमर्टाइजेशन वाली बात मैंने बताई थी, ये 60,000 है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डेप्रीसिएशन और लॉस ऑन सेल मुझे पता आएगा क्योंकि वो एडजस्टमेंट गिवन है। तो ये अब यहाँ से आगे मुझे अगर क्वेश्चन करना है तो वो फिर भी इनकम्प्लीट होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल निकालना, तो मैं टोटल नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ये दोनों फिगर्स नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वर्किंग नोट में। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट देखो मेरे भाई, ये एक एसेट का अकाउंट है। तो जो आपकी एसेट होती है उसकी ओपनिंग बैलेंस होती है डेबिट साइड और क्लोजिंग होती है इधर क्रेडिट साइड, ठीक है। ये तुम्हें पता होगा, 11th क्लास में बताते हैं, नहीं पता तो अभी सुन लो। और इसका वैसे कॉन्सेप्ट वीडियो मैं अभी करवाऊंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला टॉपिक जब ऑफिशियली स्टार्ट होगा ना, उस वाले वीडियो में मैं कराऊंगा। अभी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा है, बट इन्होंने इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल दिया, तो अब क्या करें, अब सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। अच्छा, इजी एक समझने की कोशिश करो, बहुत आराम से समझ आएगा। ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ 10 लाख लिखा, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारे को गिवन है और स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर अटैच करा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में तुम्हें दिख रहा होगा डेटा, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे को कितना गिवन है, 18,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग लिखा। और ध्यान से देखो, मशीनरी कुछ बेच रहे हैं, तो जब कुछ बेचते हैं तो यहाँ लिखते हैं बाय बैंक, ठीक है। जितने रुपीज की भी बेची, यहाँ पे सेल वैल्यू। अगर नुकसान हुआ, और मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था नुकसान हुआ, तो बाय लॉस ऑन सेल। और क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाला क्वेश्चन है, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जो भी लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन इस पे लगी है वो आपको यहाँ लिखनी है। ये लाइफ टाइम मैं तुम्हारे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम में लाइफ टाइम वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 45,000 है, क्वेश्चन में गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। और बाय बैंक ये कितने में बेची जा रही है, 1,35,000 में बेची जा रही है, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद लॉस ऑन सेल कैसे आएगा, 2,55,000 माइनस 1,35,000। क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था कि 2,55,000 कैसे आया था,
3 लाख की आपको मशीनरी गिवन है क्वेश्चन में, 3 लाख की मशीनरी में से उसका लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन हटाओगे तो आज की डेट में उसकी वैल्यू है 2,58,000। उसे बेचा कितने में 135, तो महंगी चीज सस्ती बेच दी, तो यही क्या होगा आपका नुकसान होगा, नुकसान आ जाएगा इधर। अगर फायदा होता ना तो इधर लिखते टू गेन, अगर फायदा होता तो टू गेन करते थे, नुकसान आया तो इसलिए अब हमने इधर लिखा। अब आपको सिंपली इस अकाउंट को क्लोज करना है। बड़ी साइड देखो डेबिट नहीं है क्रेडिट है, तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 21,50,000। बड़ी साइड का टोटल आप करोगे, दूसरी साइड कॉपी, और यहाँ पे जो आपकी फिगर आ रही है 11,50,000, ये हमेशा आपकी टू बैंक में जाती है, ठीक है, टू बैंक, और इसको बोलते हैं परचेज। ये वैसे आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कि भाई हमने और मशीनरी अकाउंट बनना है ना, और मशीनरी खरीदी, तो ये चीज़ तुम्हारे को ध्यान रखनी है। बट हम क्योंकि अभी फिलहाल ऑपरेटिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं रहने वाला। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, वर्किंग नोट ये अभी आपका चल रहा है। अभी वर्किंग नोट में तुम्हारे को ना डेप्रीसिएशन का फिगर नहीं पता, ठीक है, तो नीचे देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट जो होता है ये एक लाइबिलिटी नेचर अकाउंट है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो होता है क्रेडिट में, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी है, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग आएगा 2.5 लाख रुपए। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से हमने मशीनरी में जो बेची होती है ना, सोल्ड मशीनरी, जो सोल्ड वाली मशीनरी होती है ना, उसकी लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन इधर लिखते हैं, जो सोल्ड करी है हमने, सेल करी है बेसिकली, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर जो होती है ना इधर, ये होती है तुम्हारी डेप्रीसिएशन, ठीक है, जो तुम्हारी ऑपरेटिंग में जाएगी ना वो ये फिगर होती है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 295 और 295 दोनों साइड लिखा, और इसमें से 1 लाख माइनस कर दोगे तो ये 1,95,000 आएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये जाएगा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले आंसर में। और रेट कंटिन्यू करेंगे तो डेप्रीसिएशन हमने अभी अभी निकाला वर्किंग नोट से 195, ये यहाँ पर लिखेंगे। लॉस ऑन सेल भी हमने वर्किंग नोट में निकाला है, ये कितना था 1,20,000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी कितनी होगी भाई, ये सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी ऐड करने में 3,75,000, ठीक है। उसमें ये 1,80,000 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आएगा 5,55,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुम्हारे को समझना है, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद यार वही सेम स्टेप्स हैं, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज वाले, ठीक है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तुम्हें पता ही है करंट लायबिलिटी सीधा चलता है, बढ़ रहा है तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हो रहा है तो माइनस, करंट एसेट उल्टा चलता है, करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो माइनस, ठीक है, ये तुम्हारे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड पेबल हमारा कितना से बढ़ रहा है 40,000, ये डिफरेंस लेना है तो ये मैंने बाहर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री 50,000 का डिफरेंस है, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख का डिफरेंस है, और ये क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो भैया यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब माइनस, ये कर आके आप पे क्या आएगा 5,555 में से इन तीनों का अगर तुम नेट इफेक्ट लोगे तो ये कितना है भाई 10,000, 1,90,000 ऐड करना है, ठीक है। इसमें 1,90,000 हमारे को ऐड करना है, सॉरी भाई गलत बोल दिया, ये तो नेगेटिव है, मैंने इस 2 लाख को प्लस ले लिया, तो ये 2.5 लाख नेगेटिव है, 2,10,000 इन तीनों का नेट इफेक्ट आ रहा है, 2,10,000 आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका आएगा 3,45,000, ठीक है। 2,10,000 इन तीनों का नेट इफेक्ट है नेगेटिव का, वो एडजस्ट करा इसमें 5,555 वाली फिगर में 3,45,000 आएगा। टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपये, ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास आ रही है नेट फिगर 2,85,000। तो ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।